Hello everyone, welcome to Civil Strand. Today we have with us Priya. She have secured All India rank 219 in UPSC CSE 2024 examination. On the behalf of entire Civil Front community and PSR community, I congratulate you Priya for your success. Thank you, sir. And we are very proud of you. Today in this video we are going to discuss so many things about PSR और हम जानने की कोशिश करेंगे कि PSR की प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेरीज होती है, प्रिपरेशन को और बेटर कैसे बना सकते हैं, मार्क्स इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इस तरह की मल्टीपल चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेनली, काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्योंकि GS2 जो है हमारा, GS2 में भी हमारे जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है अपना PSR का, मेनली जो IGP सेक्शन है. डायरेक्टली कुछ पॉइंट सिमिलर, जैसे कि सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये सभी. सो बीइंग द कॉमन कंटेंट, it becomes very challenging for students to understand and to differentiate the answer writing part, that how to differentiate the answers of GS2 and how to make it different than the IGP answers. Yes, sir. So definitely अगर हम कोई भी स्टूडेंट PSIR का स्टूडेंट है तो उसको GS2 में लेवरेज तो मिलती है. Correct. काफी भी IGP जैसे इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का जो पार्ट है या पॉलिटिकल थिंकर्स जो पार्ट है, उसका हमें एथिक्स में भी हेल्प मिल रहा है GS4 में. तो लेकिन डिपेंड करता है जो हम आंसर्स PSIR में लिखते हैं वो भी टेक्निकल, एक एक्सपर्टीज की साइड की टूवर्ड्स ज्यादा होता है PSIR के आंसर. वो चीजें हम GS2 में लिख सकते हैं कि आफ्टर ऑल ये जनरल स्टडीज का पेपर है. अगर उसमें स्कॉलर्स एकदम डीप डाउन कोट करेंगे, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जो एकदम टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है, तो वो पर्सनली तो मैंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की है, पर मैंने काफी सुना है कि उससे नेगेटिव जाता है पेपर में मार्क्स. तो लेकिन अगर हमें चीजें यूज भी करनी है PSIR की GS2 में, तो हम जो अंडरस्टैंडिंग है स्कॉलर्स की उसको कोट कर सकते हैं रादर देन कोटिंग देयर नेम्स. मतलब बिना उनका नाम यूज किए जो पॉइंट्स, जो थॉट्स है उस चीज के पीछे, सपोज हम प्रेसिडेंट के बारे में PSIR में डिटेल में पढ़ते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे होती है, वो अंडरस्टैंडिंग हम GS2 में, ताकि हमारे थोड़े एनालिटिकल पॉइंट्स लगे, उसको यूज कर ले, ना कि स्कॉलर्स को कोट करें. करेक्ट. और इसमें मुझे लगता है कि और एक डिफरेंस जो पता नहीं कितना वैलिड है, बट मेनली द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द आंसर. लाइक इन PSR वी टेंड टू राइट आंसर्स इन द पैराग्राफ फॉर्मेट, but in the GS we tend to write answers in the point format. Correct? Does that make, does that also differentiate? Is it the differentiating factor? So definitely ये भी एक differentiating factor है. लेकिन मेरे को क्या लगता है, जैसे PSIR में भी मैंने अपनी जो अप्रोच थी, जैसे मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था, थोड़ी डिफरेंट रखी थी. जो 10 मार्कर्स थे, मेरे को लगा कि कुछ ऐसे 10 मार्कर्स है जिनमें मैं अगर पैराग्राफ में लिखूंगी तो मैं इतना कंटेंट नहीं डाल पाऊंगी, जबकि मैं अगर उनको पॉइंट्स में लिखूंगी तो मैं बेटर कंटेंट, बेटर सब्सटेंशिएशन के साथ में लिख पाऊंगी. तो मैंने रियल एग्जाम में भी ये किया है कि जो PSIR जो पेपर है, स्पेशली 10 मार्कर, कुछ क्वेश्चन मैंने 15 या 20 मार्कर में भी किया है कि मैंने पॉइंट्स में लिखा है, पैराग्राफ पॉइंट्स का वो मिक्स था, कॉम्बिनेशन था. अच्छा, मतलब मिक्स लिखा, ठीक है. क्योंकि मतलब PSIR में होता है कि जैसे मैं नॉर्मली जो मतलब सजेस्ट करता हूँ या कुछ डिस्कस हम करते हैं, तो मैं नॉर्मली इस तरीके से बताता हूँ कि बिकॉज की PSIR इज अ सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, इट्स अ मोर अबाउट पर्सपेक्टिव. क्योंकि GS में तो पर्सपेक्टिव से ज्यादा फैक्ट्स और डेटा पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना होता है, पॉइंट्स पर, और तुम्हें टू द पॉइंट चीजें कहनी होती है, कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बतानी होती है. यहाँ पर भी डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो कंसिस्टेंसी, वो जो फ्लो ऑफ आर्गुमेंट, वो जो ऑर्गेनिक बिल्डअप होता है, वो जरूरी होता है. उस वजह से कहीं ना कहीं पैराग्राफ फॉर्मेट हम सजेस्ट करते हैं. तो यू आल्सो ट्राई टू मेंटेन दैट. यस सर, डेफिनेटली सर. ऐसा नहीं है कि जैसे 10 मार्कर 10 क्वेश्चन आते हैं PSIR में, 5 पहले पार्ट में, 5 सेकंड पार्ट में, तो उसमें अगर मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कि उसमें पैराग्राफ में बेटर आंसर हो सकते हैं, किसी में अगर पॉइंट में ज्यादा आंसर हो सकता है बेटर, तो मैं उसमें पॉइंट में लिखूंगी. वैसे कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है. करेक्ट. मतलब क्योंकि इसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मेनली मतलब यही कहना है आपका कि हम ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते, या ऐसा कोई रूल नहीं है, वी कैन राइट इन अदर वे ऑल्सो. करेक्ट. Okay, what do you think, what are the mistakes we are doing because of which we are not able to improve score? Because many of the people, अगर हम पिछले 3-4 सालों से देखें तो बहुत से लोग 250 मतलब 3-4 बार मेंस अपीयर कर रहे हैं, उसके बाद भी 250 240 में स्टक है, एंड दे वांट टू एनी हाउ. मतलब अभी तो वैसे भी वो जमाना नहीं है कि जहाँ पर 320 310 वगैरह मार्क्स आते थे,
अभी तो सभी ऑप्शनल में लगभग 300 के अंदर ही स्कोर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है स्केलिंग वगैरह का वो इफेक्ट है। बट इवन 270 इस साल काफ़ी लोगों का, मतलब जो टॉपर्स है आपका भी इस 270 प्लस स्कोर है, तो 270 to 280 इज ऑल्सो अ डिसेंट स्कोर आई थिंक। बट देन अगेन द मेजर कॉन्स्टेंट इज 250 से 280, लाइक गेनिंग 250 इज क्वाइट ओके, मतलब ये नॉर्मली एक एवरेज, मतलब प्रिपरेशन के साथ, अच्छे प्रिपरेशन के साथ ये तो कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो बढ़ने वाली जो मेन स्ट्रगल है वो आगे के 30 मार्क्स है। 250 तक जितना स्ट्रगल नहीं लगता है, उससे दुगना स्ट्रगल आई थिंक 30 मार्क्स को गेन करने के लिए लगता है। तो वो 30 मार्क्स को गेन करने का कोई मतलब तरीका कि हम 30 मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, बिकॉज many people who will be watching this video, they might have this low score in their mains, they could not have qualified mains, or they might have qualified but because they could not get into the list because they are somehow PSR में 250 में अटके हुए होंगे। how they can improve that to 280? सर यहाँ पे मैं 2-3 मेन चीजें कहूँगी कि अगर आपको स्कोर करना है तो बेस तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे क्लैरिटी जो होती है, जो भी सिलेबस है, जितने भी पॉइंटर्स एकदम डिटेल में दे रखे हैं। तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, सपोज कोई फिलोसोफर पढ़ रहे हो, वेस्टर्न फिलोसोफर में सोक्रेटिस या प्लेटो कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कोई चीज क्यों कही है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी आज क्या रेलेवेंस है, तो पूरा जो 360 डिग्री कवरेज है ना, कहीं ना कहीं बच्चे वो मिस कर देते हैं। जो बेसिक जो हमारी जो नींव होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिर उसके ऊपर काम आता है आपकी आंसर राइटिंग एंड वैल्यूएशन। करेक्ट। अब मैंने नोटिस किया कि जो जीएस के पेपर्स है उसमें तो बच्चे एग्जांपल्स लिखते हैं, करेक्ट, बट ऑप्शनल में बच्चे एग्जांपल्स नहीं लिख रहे। मतलब ओवरली फोकस करते हैं स्कॉलर्स पे, या कोई बुक भी लिख देगा, इतना हो सकता है। बट मैंने ध्यान दिया कि मैं काफी जो 4-5 चीजें उनका एक मिक्स तैयार करूं, जिसमें स्कॉलर्स के नाम भी हो सकते हैं। ओवरली कोट भी नहीं करना है स्कॉलर को, क्योंकि वो उनका व्यू है, आपको अपनी एनालिसिस प्रोवाइड करनी है, उनका सब्सटेंशिएशन के लिए एक यूज है। सेकंड चीज जो हम यूज कर सकते हो, एग्जांपल, जो करंट एग्जांपल्स है, सपोज कोई प्लेटोस की थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, या किसी और स्कॉलर कोई आइडियाज है, उसको आप आज प्रेजेंट डे में कैसे लिंक करते हो, उसकी क्या रेलेवेंस है वो शो करते हो। तो वो ऐसे आप स्टैटिक जो कंटेंट है उसको आज के हिसाब से कंटेम्परेरी बना पाओगे। एंड थर्ड चीज जो मैंने यूज की वो बुक्स को कोट करना, स्पेशली जो रेलेवेंट बुक्स है। अब की बार मैंने अपना जो कंटेंट उसमें वैल्यू एडिशन की, इवन जो 2022 की कुछ बुक्स हैं जो रिसेंट आई थी मार्केट में, मैंने कोट की एंड स्पेसिफिकली ईयर ऑफ द बुक पब्लिकेशन भी मेंशन किया, ताकि वो जो एग्जामिनर है उसके वो उसको एब्जॉर्व कर सके ये चीजें। एंड द फोर्थ जो चीजें है वो इंटरलिंकेज, बच्चे कहीं ना इंटरलिंक नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपसे भी, मेरे को याद है एग्जाम के टाइम मैंने डिस्कस किया था, जैसे अगर हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में एक पार्ट पढ़ते हैं पंचायती राज, तो उसमें एक इशू है वीमेन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, सरपंच पति का। तो अगर हम इसकी जो लेयरिंग है देखते हैं कि क्यों ये इशू है, तो वो उससे पता लगता है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है या जो पब्लिक लाइफ है उसमें पेट्रियार्कल माइंडसेट है। तो यानी जो हमारी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है। करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे जो फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, करेक्ट, उसको यूज करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने ऊपर से चीजें नहीं पढ़ी है, शैलो कंटेंट नहीं है, डीप कंटेंट है, डीप एनालिसिस है। तो आप ऐसे इंटरलिंक कीजिए ताकि वो न्यूनेस दिखे आपके एग्जाम्पल जो आंसर्स है, एंड कोशिश कीजिए उसको थोड़ा डिफरेंट आंसर्स लिखे। क्योंकि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे मैं टॉपर्स की कॉपीज भी पढ़ती थी, सभी सेम सा कंटेंट लिखते हैं, करेक्ट, कोई डिफरेंट नहीं होता उसमें। तो अगर आप इंटरलिंकेजेस करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, लेकिन उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कोर अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। तो मेरे को लगता है सर अगर ये सारी चीजें का हम ध्यान रखेंगे तो 250 प्लस स्कोर हो सकता है। इसमें 2 चीजें आपके जो सजेशन है उस पर 2 चीजें मैंने पॉइंट आउट की है। फर्स्ट थिंग जो मैं भी नॉर्मली इसी लाइंस पर सोचता हूँ और इन्हीं लाइन पर मैं भी गाइड करता हूँ सभी को, मैं भी यही कहता हूँ। फर्स्ट थिंग कि core should be given more emphasis rather, but what is happening is कि लोग core को छोड़ के पेरिफेरियल चीजें कि स्कॉलर्स, वैल्यू एडिशन, इस पे कई बार मतलब काफी लोगों ने मतलब पूछा कि सर इसमें वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास कुछ मटेरियल है या आप वैल्यू एडिशन के लिए आप मुझे कुछ बता सको। तो मैंने उनको बहुत ही मतलब थोड़ा सा रूड भी लग सकता हूं मैं, बट मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि भाई वैल्यू एडिशन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, आप रिफाइन होता रहता है आपका कंटेंट, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग और कोर जो आइडियाज है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो जितनी डीपर होती जाती है, वो आप चीजों को इंटरलिंक करना चालू करते हो, तो वही वैल्यू एडिशन होती है। तो ये चीज, और दूसरी बहुत अच्छी चीज आपने कही, अगेन सिमिलर टू माय थॉट्स आल्सो, कि इंटरलिंकिंग, क्योंकि
फ्रॉम दिस इंटरव्यू आई वांट टू कन्वे वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं अदरवाइज भी वीडियोज में बोलता रहता हूँ. पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ थेरोटिकल सब्जेक्ट, कोई बस थ्योरी नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस. जैसे एक क्वेश्चन भी है उसका कौन सा अपना वो रेलेवेंस वाला एक क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी में, है ना, और उसमें एक्शन साइंस की बात की है. तो एक्शन साइंस है पॉलिटिकल साइंस. एक्शन साइंस का मतलब कि अगर हम जस्टिस की थ्योरी पढ़ते हैं तो आज के रियल लाइफ में जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस हो रहा है उसको ये थ्योरी कितना एड्रेस करती है. वो बेसिकली फ्रेमवर्क है टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम. तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल वाली जो बात है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोगों के आंसर्स, तो आई फाइंड इट वेरी मच थेरोटिकल, जिसमें कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस या प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन ही नहीं है. एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक बहुत ज्यादा मेजर मिसिंग है, जिसको फोकस करके इजीली मतलब एक 15-20 मार्क्स तो आराम से बढ़ाए जा सकते हैं. करेक्ट सर, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे इंटरलिंकेजेस. हमने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, हमने पता की चीजें इंटरलिंक करनी है और आंसर में लिखनी है, लेकिन हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो चीज लिखनी का है आंसर में. करेक्ट. ताकि वो एग्जामिनर, क्योंकि वो पढ़ेंगे, अब उनको नंबर्स देने, तो हमें ऐसी जगह लिखनी है कि उसके बाद उनको इमीडिएटली नंबर देने हैं. जैसे मैं क्या करती थी, अगर स्पेशली 10 मार्कर है, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है, तो मैं उसकी जो रेलेवेंस है, कंक्लूजन मेरा हमेशा रेलेवेंस पे होता था मोस्टली, इस थ्योरी की क्या रेलेवेंस है, ताकि एग्जामिनर उनको पढ़े कंक्लूजन, उसके बाद इमीडिएटली मार्क्स देने, वो इंपैक्टफुल लगती है. एंड अगर वो 15 मार्क का क्वेश्चन थे या 20 मार्क का, तो मैं लास्ट सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में उसको डाल. करेक्ट. तो यहाँ पर जैसे पोजिशनिंग ऑफ द पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं कि कंक्लूजन में अगर हमें लिखना है या कहीं पर भी लिखना है, तो ये हमें बेसिकली मुझे लगता है कि वो ऑर्गेनिक लगना चाहिए. अभी प्रॉब्लम क्या होता है काफी बार कि जस्ट किसी ने टॉपर ने बोला है, जैसे ये वीडियो देखने के बाद अगर हमारा वीडियो देख के कोई बोलेगा कि इन्होंने एग्जाम्पल की बात की, हाँ हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें से आप सिर्फ एग्जाम्पल वाली चीज को मत उठाओ. आप ये भी देखो कि हम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिक फ्लो के साथ नेचुरली जहां पर वो सुटेबल हो सकता है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग वहां एग्जाम्पल यूज करना है. दैट इज आवर पॉइंट एंड नॉट कि बस एग्जाम्पल यूज करने हैं, है ना. काफी बार जैसे 3-4 साल 5 साल पहले कुछ टॉपर्स ने स्कॉलर्स मैंने यूज किए बोलने के बाद लोगों ने उतनी ही चीज उठाई और इतने सारे स्कॉलर्स डंप करने लगे कि वो ओवरडू होने लग गया. एंड दैट हैज एक्चुअली मुझे लगता है rather than rewarding it has मुझे लगता है punished, it got punished and इस वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो डिक्लाइन भी हुए काफी लोगों के. तो yes that's okay. and then how to interlink concept, ये एक important चीज है. और जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि इंटरलिंकेज करना चाहिए और हर कोई कहता है कि इंटरलिंकेज करना चाहिए, लेकिन उसको कैसे करे वो एग्जाम्पल के साथ बहुत कम ही लोग हैं जो बता पाते हैं, है ना. तो और उसी के साथ साथ जैसे पॉलिटिकल थ्योरी से हम आईजीपी के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, कंपैरेटिव को हम आईआर के साथ इंटरलिंक. कंपैरेटिव बेसिकली इंटरलिंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कंपैरेटिव एंड आईआर दे आर ऑलरेडी इंटरलिंक, बट उसका उस तरीके से इंटरलिंकेज के फॉर्मेट में आंसर हम नहीं लिखते, हम बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को. मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर भी आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो. बट कंपैरेटिव का इंटरलिंकेज इसके साथ, जैसे कोई थ्योरी है इंस्टीट्यूशनल अगर थ्योरी है, तो यहाँ पर अगर हम किसी इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या इंडियन फॉरेन पॉलिसी की और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशनल सेटअप वाली जो इंटरलिंकेज है वो करे. तो इस तरीके के किस तरीके से हम इंटरलिंक करें और क्या एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं. सो यहाँ पे भी मैं कहूँगी एक लेयर्ड बाय लेयर्ड अप्रोच होती है चीजों को इंटरलिंक करने की. तो मैं जिस चीज से इंटरलिंक कर पाई वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो वाला जो पार्ट है, मैं आपसे भी डिस्कस करती थी कि आंसर तो लिखो आप. बच्चे क्या ओवरली आंसर राइटिंग में फोकस करते हैं, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टेस्ट करने के लिए कि आपकी स्पीड कैसी है, आप चीजों को लिंक कर पा रहे हो. बट कहीं ना कहीं उससे जो पहले वाला जो स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, क्वेश्चन देखा, क्या पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं फटाफट, क्या चीजें इंटरलिंक कर पा रहे हो, वो भूल जाते हैं. एंड इससे भी पहले जो एक प्रोसेस है वो है, जैसे बताएगी क्लैरिटी. कंटेंट में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप लिंक कैसे करोगे दो कॉन्सेप्ट्स को. सेकंड, वो कंटेंट आपको याद होना चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए. वहां पे काम आती है एक्टिव रिकॉलिंग. सपोज मैं अगर प्लेटो पढ़ रही हूँ या कोई भी स्कॉलर पढ़ रही हूँ, तो आप किताब खोल के आपने एक बार समझ लिया, अपने नोट्स खोल के मत उसको याद कीजिए, दिमाग में सोचिए कि ये थ्योरी है क्या क्या पॉइंट्स है. आइदर तो आप उसको स्क्रिबल कीजिए पेज पे, मैं स्क्रिबल करती थी बहुत बुरी हैंडराइटिंग में, या फिर दिमाग में सोचिए. अगर आपके टिप्स पे कंटेंट है तो याद होगा तभी हम दो कॉन्सेप्ट है, आईजीपी कॉन्सेप्ट है और पॉलिटिकल थ्योरी के. अगर वो याद ही नहीं है तो हम लिंक कैसे करेंगे, क्लैरिटी नहीं है लिंक कैसे करेंगे. तो दो चीजों को ध्यान रखना है, क्लैरिटी, रिवीजन थ्रू. मैं तो प्रेफर करती हूँ
उसके बाद आप सोचिए कि अच्छा जैसे मैंने ये सरपंच पति का एग्जांपल दिया कि हम क्या यूज कर सकते थे, करेक्ट, या फिर आप जब आपने आंसर्स लिख लिए, आपने का आंसर, उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, दूसरों से ज्यादा आपकी इवैल्यूएशन, एंड वहां सोचिए कि मैं और क्या बेटर लिख सकती थी। जितना दिमाग चलाओगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जो उससे इंटरलिंक करने की फास्ट है। एग्जैक्टली सेम चीज मैं भी कहता रहता हूँ। मैंने मतलब आप 2-3 बार रिवीजन करो, लेकिन 4th टाइम जब आप रिवीजन करो तो आप बुक देख के नहीं करो, क्योंकि अभी अगर मेरे सामने बुक है और उसमें वर्ड्स दिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो बहुत इजीली मुझे लगेगा कि हाँ मुझे याद है। वो मुझे सच में याद है या नहीं हो तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं बुक को बंद करूंगा और रिकॉल करने की कि ओके रॉल्स की थ्योरी में जस्टिस के बारे में ओरिजिनल पोजीशन क्या है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है, क्या 2 प्रिंसिपल्स दिए हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है, उसका कॉम्पिटेंटिविटी क्या है। अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स पे, इनफैक्ट सिलेबस के सभी पॉइंट्स पे अगर मैं बैठ के बस सोचता रहूं, इनफैक्ट रिकॉलिंग वाली जो चीज है वो हम जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर अकेले बैठे हुए हैं या कोई काम नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है अगर इस समय हम ये करते हैं तो इससे 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो यू आर कंप्लीटली इनटू योर ओन जोन, आप खुद के एक जोन में रह सकते हो, खुद की प्रिपरेशन के जोन में रह सकते हो, आप उस सब्जेक्ट में घुस सकते हो। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना मतलब उस सब्जेक्ट के साथ जीना, उस सब्जेक्ट को महसूस करना। अगर हम आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ही नहीं हो, है ना। यस, उसके अलावा देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हमेशा कहता हूं, जैसे हमने अभी इसके पहले के क्वेश्चन में कहा कि कोर पे हमें फोकस करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। मैंने ये नोटिस किया, जैसे अगर मैं आज भी अगर हम आज भी लोगों को पूछे कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि मुझे लगता है सबसे फंडामेंटल सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, बट इसको बहुत कंसेप्चुअल मतलब एक क्लैरिटी के साथ कोई भी डिफाइन नहीं कर पाता है। कोई कहेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी कंटेस्टेड आइडिया है, ये वो इस तरह की सुपरफिशियल और बहुत ही ऐसे अलंकारिक जो भाषा होती है, बहुत ऑर्नामेंट वो देखे है ना, फ्लावरी लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखेंगे, बट जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिकली इज इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसॉफी, मतलब नॉर्मेटिव और आपका जो उसमें एम्पेरिकल, दोनों का एक इंटीग्रेशन है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जांपल दोनों का इंटरलिंकेज है। साइंस और थ्योरी दोनों है, फिलोसॉफिकल और मोरल और ये है एम्पेरिकल। तो वो कंसेप्चुअल डेफिनेशन बहुत लोग दे नहीं पाते, और इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन की डिमांड को भी नहीं समझ पाते, और हम क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाते, उस वजह से हम क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं कर पाते, और फिर हम इसी चीज में अटके रहते हैं कि हम कैसे इंप्रूव करें। बट एंड ऑफ द डे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यू नो, दैट मैटर्स। सो हाउ दैट हैज हेल्प्ड टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सर जैसे हमने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द कोर पार्ट, अगर वो नहीं होती है तो जो कंटेंट है वो इंटरनलाइज नहीं हो पाता है। करेक्ट, वो ऊपर रहता है कि सपोज डेफिनेशन है पॉलिटिकल थ्योरी की, हमें पता है, रट ली हमने, जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाहती है, इसका पर्पस क्या है, वो जो होलिस्टिक व्यू है वो नहीं होता है। करेक्ट, तो उसके लिए क्या होता है, अगर या तो आप खुद से पढ़ रहे हो, आज के टाइम तो बहुत सारी रिसोर्सेज है, यूट्यूब वीडियोस हो सकती है, इवन ChatGPT से बेटर क्या है, वो प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझा सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, या फिर आप कहीं से हेल्प ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो जब तक वो चीज समझ नहीं आ रही है तो आप उसको छोड़िए मत। करेक्ट, मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जैसे अगर आपके पास टोटल 10 टॉपिक है, मुझे लगता है कि उसमें से 6 टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आपको बाकी के 4 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट सारी चीजें जो है वो रिपीटेटिव है। अगर हमने जस्टिस ठीक से कर लिया, जस्टिस में हमने कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव समझ लिया, हमने जस्टिस में लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव समझ लिया, तो मुझे लिबर्टेरियन का स्टेट के बारे में क्या पर्सपेक्टिव होगा इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, आई कैन डू दैट, है ना। तो इस वजह से कंसेप्ट पे अगर फोकस करते तो चीजें आसान होती है। पर अगर मैं मतलब थीम वाइज हर चीज का रट्टा मारना चाहूँ बिना समझे, तो फिर सिलेबस अनएंडिंग है और फिर क्वेश्चंस थोड़े से अनरिकॉग्नाइजेबल भी हो सकते हैं। सर यही रीजन है कि हम ना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है तो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। करेक्ट, और जो हमने रटा है, जो क्रैम की है, वही हम क्वेश्चन में डाल देते हैं, which is not addressing the demand of the question. एग्जैक्टली, तो वही हो रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप कंटेंट को विजुअलाइज, इंटरनलाइज कीजिए। करेक्ट, और इसमें भी मतलब बहुत से कॉपीज हम जब देखते हैं तो वी फाइंड ऑल दिस थिंग्स विच वी आर टॉकिंग कि लोग वही कंटेंट लिख रहे हैं, यू नो, एंड राइटिंग द सेम ओल्ड थिंग, टू मच थ्योरेटिकली, यू नो, हेवी। ऐसी चीज़ें लिख के अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज के ज़माने में बहुत ही हमें अच्छे मार्क्स मिले, तो दैट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो
मुझे पर्सनली लगता है कि पीएसआर के प्रिपरेशन में, फॉर दैट मैटर एनी ऑप्शनल हो सकता है, बट बिकॉज कि हमें पीएसआर का पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट पीएसआर, पीवाईक्यू, आई थिंक पीएसआर के पीवाईक्यू 10 साल के, अगर उनको कोई बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन पढ़ के अगर चला जाए, 7-8 बार सॉल्यूशंस पढ़े, उनको मतलब वो भी कर ले कि इंटरनलाइज, जैसे हम इंटरलिंक वगैरह करते हैं, तो आई थिंक दैट्स फेयर कंटेंट यू गेट टू राइट द एग्जामिनेशन. हाउ यू मेड द पीवाईक्यूज, यूज ऑफ द पीवाईक्यूज इन योर प्रिपरेशन? सर एक तो मेरे पास हर एक जैसे सिलेबस है, तो हर एक जैसे जस्टिस टॉपिक है, उसके पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन आए तो वो टॉपिक वाइज मेरे पास अवेलेबल थे पूरे सिलेबस के. तो एक तो मैंने उनको बार बार रेफर किया. मैंने जो पीवाईक्यूज है, जैसे मैंने आपका जो क्रैश कोर्स था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जिसमें आप पीवाईक्यू बेस्ड ही था, उसमें डेली ऑल्टरनेटिव डेज पे भी 5-5 क्वेश्चन हम लिखते थे, एंड देन फिर सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी होता था. क्योंकि मेरे को पता था कि पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो कोर्स भी ज्वाइन किया. फिर हम चीजें डिस्कस भी करते थे कि कैसे पैटर्न लिख सकते हैं आंसर्स को, एंड स्पेसिफिक थिंग्स जो मैं मॉडल आंसर्स होते थे मेरे, उसमें बहुत इंटरलिंकेजेस होती थी कंटेंट. करेक्ट. रियल लाइफ एग्जांपल्स होते थे, कंटेम्परेरी रिलेवेंस होती थी, तो उसको मैंने रेफर किया. अगर मैं कोई आंसर लिख रही हूँ, सपोज मैं सारे क्वेश्चंस के तो आंसर्स नहीं लिख पाई क्योंकि बहुत टाइम और जीएस और ऑप्शनल को बैलेंस करना होता है. तो यहाँ आता है आप कैसे कस्टमाइज करते हो अपनी प्रिपरेशन को. मैंने टेस्ट सीरीज के भी आंसर्स लिखे हैं, लिखे नहीं, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म किए. करेक्ट. तो पीवाईक्यूज में एक बार तो मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने 2-3 बार इनको दोबारा से ब्रेनस्टॉर्म किया कि और बेटर, क्योंकि 70-75% अगर पेपर आता है किसी भी ऑप्शन का, स्पेशली ह्यूमैनिटीज एसआईआर, वो रिपीटेड होते हैं उसके. तो अगर आप पीवाईक्यूज पे एकदम कमांड कर लेते हो, 2 बार लिख लेते हो, एक बार सपोज फिर पहले आपने प्रिपरेशन कर ली, सारे पीवाईक्यूज कर लिए, एक प्री और मेंस के बीच में लिख लिया, तो दैट्स मोर देन. करेक्ट. तो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग इज, देखो जैसे कि हम एज्यूम करते हैं 2026 में कोई प्रिपेयर कर रहा है, बहुत से लोग वो होंगे जो वीडियो देख रहे हैं वो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. एक रफ आइडिया, क्योंकि साल बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन लोगों के सवाल जो है वो कॉमन है. क्योंकि अगर मैं खुद इस पर्टिकुलर फील्ड में 5-6 साल से हूँ या उससे ज़्यादा शायद, बट आई हैव एनकाउंटर्ड द सिमिलर क्वेश्चंस एंड नॉट वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस. मतलब ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं उनके तो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, थोड़े से जो मतलब मेंस दिया है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उनके थोड़े से अलग होते हैं. बट जो प्रेफरेबली जो बेसिकली जो शुरू करने वाले होते हैं प्रिपरेशन, उनके बेसिक की मतलब हम कैसे शुरू करें, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, कितना टाइम दें, आंसर राइटिंग कब से शुरू करें, कितनी रिवीजन करना चाहिए, स्कॉलर कहाँ से करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब ऐसे, अब बिकॉज कि उनको भी नहीं पता होता है तो उनके लिए तो इट्स कम्प्लीटली अ ब्लैक बॉक्स. सो एक रफ आइडिया जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए रफ आइडिया कि हाउ दे कैन स्टार्ट, हाउ दे कैन प्रोसीड, एंड यू नो हाउ दे कैन टारगेट द प्रिपरेशन. स्पेसिफिक टू पीएसआर. यस. सर आई थिंक अभी मई स्टार्ट हो गया, तो जो मेंस की प्रिपरेशन होती है आइडियली दिसंबर तक फिनिश हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 4-5 महीने में आपको प्रीलिम्स देना होता है. तो उसके बीच में अगर हम तब कहेंगे कि ऑप्शन आपका रेडी, तो उसके लिए कई सारे कंपोनेंट्स हैं. आपका जो मटेरियल है वो रेडी हो, जो नोट्स है. अब जो नोट्स भी होते हैं, मैं कहूँगी मैंने 3 स्टेजेस होती है नोट्स की. एक तो पहले डिटेल नोट्स होंगे आपके पास, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग में चाहिए, डिटेल में चाहिए वो चीजें. फिर सेकंड नोट्स बनेंगे जब 2-3 बार, मतलब प्रीलिम से पहले ही बनेंगे. जो पहले 2 सेट ऑफ नोट्स है वो प्रीलिम से पहले बन जाएंगे. जो लास्ट एकदम जो सेट ऑफ नोट्स है वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बनते हैं, जो एकदम क्रिस्प होते हैं. तो सेकंड रिवीजन में भी आप रिफाइन करोगे इन चीजों को, रिवीजन के बाद जो नोट्स बनाओगे उसमें रिफाइन करोगे. एंड जो थर्ड सेट है, जैसे मैंने आपको भी अपने नोट्स बताए थे, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स होते हैं, कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्कॉलर्स के नाम होते हैं, और वो मैंने डिजिटली बनाए थे. क्योंकि सपोज पेपर है आपका, आज एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं, उससे पहले भी आपके पास गैप कम होता है, मींस जब चल रहा होता है उसके टाइम पे, तो वो फटाफट आपको रिवाइज करने होते हैं कि वो आधे 1 घंटे में वो रिवाइज हो जाए. सपोज 2 घंटे का ब्रेक है, पेपर 1 हो गया है, उसके बीच में अगर वो सारे नोट्स आप रिवाइज कर पा रहे हो पीडीएफ से, तो वो फ्रेश रहेंगे और आप एग्जाम में डाल पाओगे. तो थर्ड सेट ऑफ नोट्स प्री और मेंस के बीच में होते हैं. तो एक तो होगी सिर्फ नोट्स की बात. सेकंड पीवाईक्यू, तो दिसंबर तक आपको जितने भी मैक्सिमम पीवाईक्यू आप लिख लो, ब्रेनस्टॉर्म कर लो. तो ये चीजें अगर आप कर लोगे तो हम कहेंगे कि आप ऑप्शनल रेडी. ओके. और इसके अलावा जैसे ये एक नॉर्मल डाउट होता है कि हमें दोनों को बैलेंस करना है, जीएस को, पीएसआर को,
तो ऐसा कोई शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे इतने घंटे करना चाहिए PSR या ऐसा, मतलब मुझे तो पर्सनली नहीं लगता, वो तो इंडिविजुअली और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट क्योंकि लोगों के डाउट्स होते हैं इवेंचुअली हमसे उनके डाउट्स क्लियर हो, दैट इज़ द मतलब वही कोशिश है अपनी। तो कुछ आइडिया इसके बारे में? यहाँ पे ना दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो क्या होता है एक सब्जेक्ट उठा लिया तो उसको कुछ नहीं करके रहेंगे, देन वो दूसरे करेक्ट। मेरा वो नेचर नहीं है। मैं क्या होती है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पूरे दिन में एक ही चीज पढ़ रही हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो मैं दो चीजें उठाती थी, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उससे पहले भी। सुबह जैसे आप पहले मैंने जीएस का कर लिया कोई पेपर, फिर 3-4 घंटे में ऑप्शनल, तो ऐसे मैं दिन में 2 चीजें उठाती हूँ, ऑप्शनल एंड जीएस। ओके, उस हिसाब से आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो, एंड नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, बट कितना टारगेट रखा है आपने उस दिन के लिए। अब वो टारगेट 8 घंटे में कंप्लीट हो या 11 घंटे में कंप्लीट हो, आपको टारगेट स्पेसिफिक रहना है, नॉट टाइम स्पेसिफिक। और दूसरा ये भी है कि कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, जी है ना? वैसे ये भी कोई फिक्स नंबर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी एंड एप्टीट्यूड, बट ऑब्वियसली मेरे को अगर कोई ये सवाल पूछे तो मैं तो कहूँगा कि भाई एग्जाम के गेट तक आप रिवीजन करते रहो, है ना? फिर भी इसका एक आपने कितनी बार रिवाइज किया या कितनी बार रिवीजन करने से हमें लगता है कि हाँ उस पर कमांड आ गई है। सर जो रिवीजन होता है, जैसे एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप एक बार टाइम, सपोज आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो मैं नेक्स्ट डे आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि नया चीज पढ़ने से पहले फटाफट दिमाग में रिकॉल कर लूं उस चीज को कि मैंने क्या पढ़ा था, ताकि क्लैरिटी भी हो जाए कि वो अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। तो एक तो रिवीजन ऐसे हो जाता है साथ। उसके बाद जो रिवीजन होता है सर, मेरा ऐसे होता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम या फिक्स नहीं होता है, उसको मैं डिफरेंट तरीके से कवर करती हूँ। पीवाईक्यू करूंगी तो उसके थ्रू मेरा रिवीजन हो रहा है। सपोज कुछ याद नहीं आया मेरे को, मैंने कोई क्वेश्चन लिखा या ब्रेनस्टॉर्म किया, मेरे को याद नहीं आया तो मैं अपना नोट्स जाके रेफर करूंगी। तो एक रिवीजन तो पीवाईक्यूज के थ्रू होगा, एक मॉडल आंसर जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, एक रिवीजन उसके थ्रू होगा, एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपका जो रिवीजन होता है कि आपने बना लिए, उसके बाद अब उनको याद कर रहे हो, एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो, तब तो कोई स्पेसिफिक अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है, आप चीजों के थ्रू उसको याद करते हो। जैसे मैं प्रीलिम्स में भी ऐसे ही करती थी, मैं एमसीक्यू के थ्रू जो इंजीनियरिंग होती है, मैं ऐसे चीजें याद करती हूँ। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और मल्टीपल मोड्स के थ्रू रिवीजन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैंने बुक को 7 बार पढ़ा तो मेरी 7 बार रिवीजन हो गई। मैंने हो सकता है कि मैं सिलेबस की कॉपी को सामने रख के रिकॉल करूं, तो दैट इज ऑल्सो वन रिवीजन, और वो करना भी चाहिए। रिवीजन एक ही तरीके से नहीं होनी चाहिए, अलग अलग तरीके से होना चाहिए। यस, अभी प्रीलिम्स है और उसके बाद तुरंत 3 महीनों में मेंस होता है, तो हमारे पास बहुत ही कम समय होता है और काफ़ी बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा क्लियर, और इस वजह से काफ़ी लोगों का प्रीलिम्स पहले क्लियर नहीं हुआ होता है, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेडी नहीं रहते ऑप्शनल को लेके, क्योंकि उनका फोकस होता है कि पहले मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच अगर प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं हुई रही पहले से PSR की, तो 3 महीनों में कैसे इफेक्टिवली करना चाहिए, मतलब किन चीज़ों को फिर, क्योंकि वहाँ तो हमें सिलेक्टिव प्रिपरेशन करनी होगी, तो सिलेक्टिव प्रिपरेशन के लिए क्या हमें करना चाहिए और क्या चीज़ें हम छोड़ सकते हैं? सर आइडियली तो पहले ही हो जानी चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि मेरे साथ भी ये हुआ है, करेक्ट, कि फर्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स निकला, थर्ड टाइम मैं ओवर प्रीलिम्स फोकस हो गई, मैं इतना डर गई कि प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंस की प्रिपरेशन मेरी हैम्पर हो गई। तो अब आगे वही बात, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कैसे मैनेज करना है। मेरे नोट्स तो बने हुए थे 2020 पिछली बार का जो मेंस किया था चीजें, और कहीं ना कहीं जो उनकी जो शार्पनिंग होती है नोट्स की, वो नहीं हो पाई थी, वो चीजें याद भी नहीं थी, इतना इंटरनेट नहीं कर पाई। तो उस टाइम आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज रेफर करना है। पीवाईक्यूज में एटलीस्ट जो थीम्स कवर्ड है बहुत बारी, क्योंकि 70 to 75% वो आपको मेक श्योर करना है कि वो मिस ना हो। करेक्ट, उसके बाद टाइम बचता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। करेक्ट, ओके, मतलब बेसिकली कि 3 महीनों में अगर करना है तो मेनली पीवाईक्यू की थीम्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें, जैसे आई वांट टू टेल कि पीवाईक्यू की थीम्स को हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके सिविल्स फ्रंट के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर उसका PDF भी डाला हुआ है, और वीडियो भी मैंने 3 सेक्शन के तो डाले हुए हैं जहाँ पर मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। तो अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है तो ही कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल एंड ही कैन वॉच द वीडियोज, दैट विल रियली हेल्प। सर ये जैसे आपने ये बताया जो वीडियोस आपने इसकी मैंने PDF आपने बताया वो मैंने रेफर की थी प्रॉपर, मैंने अपने हाथ से भी ये जो क्वेश्चंस है, थीम्स आपने जो बता रखे वो लिखे थे, एंड जब भी मैं रिवाइज करती थी, सपोज एग्जाम आने वाला है तो मैं पहले ये प्रायोरिटी चैप्टर्स रिवाइज करती थी, उसके बाद कुछ मैं रिवाइज करती। करेक्ट। अभी क्योंकि इस साल का अगर हम स्कोर्स देखें तो मेनली IR मतलब पेपर 2 में बेसिकली पेपर 2 को हम IR के साथ
वो कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, क्योंकि एंड दैट शोज व्हेन वी से कि पेपर 2 को बहुत लूजली हम आईआर कह देते हैं पीएसआर के, दैट शोज कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जी सर। मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इतना मतलब अभी डिटेल में किया है बीच में, काफी उसको मैंने इधर उधर से भी थोड़ा सा देखा है, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज रियली अ ब्यूटीफुल थिंग, बहुत ही जबरदस्त है। और हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत जनरलाइज किया है चीजों को। फॉर एग्जांपल दोनों पेपर के सेक्शन ए जो है वो थ्योरी है और दोनों पेपर के सेक्शन बी जो वो कॉन्टेम्पररी या करंट डायनामिक्स है। इस तरीके का हमने एक स्टीरियोटाइप बना के रखा है, एंड आई थिंक दैट इज रियली फॉल्स, बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अगेन नॉट अबाउट थ्योरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज मोर डायनामिक इवन देन आईआर। आईआर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है कि आपने इंडिया रशिया के पर्सपेक्टिव में देखा, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव में आपको डेवलप्ड सोसाइटीज डेवलपिंग सोसाइटीज के बीच में क्या अभी डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें जितना ज्यादा आप कॉन्टेम्पररी और करंट चीजें लिखोगे उतना ही वो सब्जेक्ट को रिलेवेंट बनाएगा। एंड आई थिंक समवेयर हर कोई ज्यादातर तो आईआर के आंसर्स को फोकस करता है, क्योंकि जीएस2 में भी वो साथ में होता है और हम इधर उधर से मैगजीन से भी पढ़ लेते हैं। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मुझे लगता है मोस्ट निग्लेक्टेड है, इसको और ज्यादा प्रिपेयर लोगों ने करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। और आईआर के जो एग्जांपल्स है वो कंपैरेटिव में लिख के कंपैरेटिव को बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड बनाना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड दैट कैन बी वन ऑफ द मेथोडोलॉजी टू इंप्रूव द स्कोर इन पेपर 2। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर सेम इंटरलिंकेजेस का काम यहाँ पे जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगेन इज स्टैटिक, हम उसको थ्योरेटिकल लेके चलते हैं और आईआर को डायनामिक। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कंपैरेटिव में आईआर के जो एग्जांपल्स है वो यूज करें, एंड आईआर में कंपैरेटिव के जो कॉन्सेप्ट है लाइक फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे रिलेटेड कोड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे कंपैरेटिव का कोई कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, वहां पे हम अफ्रीका का एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे वहां पे अभी भी जो वेल्थ है कैसे उसकी प्लंडरिंग हो रही है जैसे पहले होती थी, कैसे स्टिल देयर इज अ न्यू कॉलोनियलिज्म। तो उसके एग्जांपल हमें देना चाहिए, उससे क्या होगा जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको कुछ फ्रेश कंटेंट मिलेगा, प्लस उसको ये भी समझ में आएगा कि यू हैव अंडरस्टूड। जैसे कि यहाँ पर जो आपने कहा वहाँ पर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को हम जो इमैनुअल वालेंस्टाइन की थ्योरी है वहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यस करेक्ट, प्लीज कंटिन्यू। प्लस सर जैसे हम मैंने PYQs लिखे थे जो आपके जो मॉडल आंसर्स वगैरह थे उनमें कंपैरेटिव का बेस्ट पार्ट क्या था, उसमें एग्जांपल्स जो रियल लाइफ एग्जांपल जो इवेंट हो रहे थे वो एग्जांपल से कनेक्ट करके जो चीजें थी वो मैंने और कहीं नहीं देखी है। तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अपडेटेड रखने के लिए रेलेवेंट रखने के लिए काफी हेल्पफुल रहा वो चीज। करेक्ट, ओके। ऑलमोस्ट हमने मल्टीपल पार्ट्स डिस्कस किए पीएसआर प्रिपरेशन, बट मेनली अभी क्योंकि हम मेनली पीएसआर पर फोकस करते हैं एंड वी हैव अ गुड एंड लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीएसआर सिविल स्टडी थैंकफुली। एंड इस साल काफ़ी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स जो है इंक्लूडिंग यू काफ़ी लोग इसमें क्लियर हुए। तो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू दैट व्हाट हैव बीन द रोल ऑफ सिविल्स फ्रंट इन योर जर्नी ऑफ पीएसआर। यस सर, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक एकेडमिकली तो हेल्प हुई ही है सिविल्स फ्रंट से, जैसे मैं आपसे कनेक्टेड थी, मैंने जो भी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो क्रैश कोर्स था क्वालिफाइंग एंड रिचमेंट प्रोग्राम था वो ज्वाइन किया, इसमें हम PYQ में दिक्कत है। तो मैं कोशिश करती कि मैं कंसिस्टेंट अगर मैं आंसर नहीं भी लिख पा रही हूं तो मॉडल आंसर को रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कि आपने रेफर किया एंड जो आपका कंटेंट है या तो जैसे मैं डिजिटल नोट्स बनाती थी अपनी चीजें तो वहाँ पे ऐड कर लो। तो एक तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, सेकंड फिर जैसे मैं आपके कांटेक्ट में थी तो मैं चीजें मैंने कुछ इंटरलिंक किया है, मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैं आपसे क्लैरिफाई करती थी कि सर ये सही आइडिया है क्या नहीं है। उससे क्या हो जाता है आपको पता चलता रहता है कि आप राइट पाथ पे हो या नहीं। तो हर चीज मैंने रेफर की सर वो करंट अफेयर जैसे आप मैगजीन निकालते करंट अफेयर की उसमें काफी एक्सपर्ट जो भी होता है उसमें वो अवेलेबल होता है, तो वहां से मैंने स्कॉलर चीजें करंट में क्या चल रहा है उसका क्या कोई रेलेवेंट कोई टॉपिक में अगर पढ़ रही हूँ उसकी करंट में चीज जो रेलेवेंट है वो कैसे दिखा सकते हो अपने आंसर्स में, वहाँ उसकी मेरी हेल्प हुई। एंड इंटरव्यूज के लिए हम डिस्कस करते थे कि कैसे आंसर कर सकते हैं बेटर, ऑप्शनल चीजों को कैसे पुट किया जा सकता है। जो मैगजीन वगैरह ऑफ द ईयर जो आपने प्रोवाइड की उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प की सर, तो थैंक यू वेरी मच सर। ओके, while concluding this journey and this interview, because you are like everybody else, जिस हर कोई टॉपर है, हर किसी का अपना स्ट्रगल होता है,
एंड हर किसी का इक्वल स्ट्रगल होता है, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, किसी की 4-5 साल की होती है, किसी की 2-3 साल की, किसी की इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हम अपने जर्नी को समअप करते हैं, है ना, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बताना है कि मेरे जर्नी को समअप करने के लिए यस मैंने अपने जर्नी से ये चीज़ें समझी है, ये 2-3 लाइनें जो आपको लगता है कि आपके जर्नी से जो सीखा है इस यूपीएससी के जर्नी में। जी सर। सर एक जो मेजर चीज मैंने सीखी है फॉर द लास्ट 4 to 5 years, ओके, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें लगता है कि मैंने ये किया है, मतलब मैंने अचीव किया है, तो इसमें Okay. जो मैं है हाँ। वो कहीं नहीं होना चाहिए। हम्म। आपकी जो फैमिली है, आपकी जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, फ्रेंड्स या और कोई भी, जैसे इवन रिसोर्सेज भी अगर आप कहीं से यूज कर रहे हो, कोचिंग, तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि जो सेक्रीफाइस होता है आपका अकेले का नहीं होता है, जो मेहनत होती है वो सबकी होती है। तो जो आगे बढ़ रहा है सब तो धीरे धीरे, क्योंकि आपकी अकेले की सक्सेस नहीं है। सेकंड जो चीज जो हेल्प करती है सर, वो मोटिवेशन, तो देखो थोड़े टाइम में फेड अवे हो जाता है, Correct, मोटिवेशन काम नहीं करता, चाहे वो इंटरनल मोटिवेशन ही क्यों ना हो। डिसिप्लिन जो है, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर पेरेंट्स, जो ट्रस्ट की जो बात होती है, आपको पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, वो बहुत हेल्प करती है। एंड जो आपका पर्पस है कि आप क्यों आ रहे हो सर्विस में, वो पर्पस आप इंटैक्ट रखिए, नोबल रखिए, एंड तो मेरे को लगता है कि आप परसिस्ट कर पाओगे सर। Very well said, Priya, and thank you very much for this session. And once again, I congratulate you for your success, and I wish you all the best for your upcoming journey. Thank you very much.